जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के जो सीक्वेंस शुरू किए हैं उसके आज पार्ट 6 की ओर हैं, जिसमें आज चैप्टर 10 कवर करेंगे। चैप्टर 10 जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या बनेगा, इनको विस्तार से समझेंगे भी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से फंसाने की कोशिश करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शन हैं दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इस तरह के जो 4 ऑप्शन देखें, इनमें ऑप्शन सी जो है वह गलत है, चूँकि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, यह सत्य स्टेटमेंट है, इसलिए तो होगा नहीं, चूँकि गलत पूछा गया है। दूसरा, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, यह भी सही है। तीसरा, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग किया करते थे, यह गलत स्टेटमेंट है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी समुद्री रास्ते के साथ साथ सड़क मार्गों का भी प्रयोग किया करते थे, क्योंकि व्यापारी इसे रोम ले जाने की कोशिश में थे। और ये व्यापारी मानसून हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा समुद्री रास्ते को अपनाकर जल्दी पूरा कर लेते थे, इसलिए वो समुद्री रास्ते का जब कभी उनको उपयुक्त लगता तो सड़क मार्ग का भी प्रयोग किया करते थे। इसके बारे में विस्तार से संगम कविताओं में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ग्राम प्रधान, गृहपति, 3 मुखिया, सरदार। ध्यान रखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 मुखिया। मूवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये 3 जो थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या याद रखना है। अगला प्रश्न है, चोल, चेर और पांड्य शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनसे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य दिया गया है। पहला, पुहार और मदुरई इनके 2 महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। आपके कथन जो 1, 2 और 1 और 2 दोनों इस तरह से दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा कि चोल, चेर और पांड्य के बारे में ये दोनों कथन बिल्कुल सही कहा गया है कि पुहार और मदुरई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। अब आपको बताऊं, तीनों मुखिया चोल, चेर और पांड्या लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग किया करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूला भी करते थे। इसमें कुछ धन, याद रखने की बात है, इसमें कुछ धन जो है अपने पास रखते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? आपके ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, चोल और चेर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सातवाहन। आपको समझने की बात यहाँ यह है कि पश्चिम भारत में सातवाहन नामक जो वंश था, राजवंश, इसका प्रभाव बढ़ा था लगभग 2100 वर्ष पूर्व में। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है, और वह अन्य सभी सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ा हुआ यह आंसर ध्यान में रखें, सातवाहन। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5। रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है भारत, यूनान, यूरोप और चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम यानी चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व में हुआ था। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने अपने पास छिपाए रखा था। चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर यात्रा किया करते थे, और साथ में रेशम के कपड़े भी ले जाया करते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी और भी ध्यान में आप रखें। कभी कभी यह भी होता था कि चीन के जो शासक हैं, ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी भेज दिया करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व में आप बात करें तो रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन सा बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चीन से लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था। रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे। आज आप भी समझते हैं कि कहीं दूर से सामान मंगवाया जाता है तो उसकी कीमत वास्तविक कीमत से अधिक हो जाती है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। उसी तरह वहाँ भी चीन से जो सिल्क निकलता था तो उसको जहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कोई अतिरिक्त टैक्स भी देने पड़ते थे, तो उसकी कीमत कुल मिला करके अधिक हो जाया करती थी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 6। कथन और कारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कथन है। दूसरा कारण दे रखा है, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क और तोहफे प्राप्त होते थे। इसका आंसर ए सही होगा, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही है। व्यापारियों से जो चीज़ प्राप्त होती है उसके बदले में शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आगमन से सुरक्षा देते थे। तो इस तरह से इसका दोनों कथन सही है, आपके आंसर ए होंगे। अगले प्रश्न की ओर है। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस तरह के प्रश्न को बखूबी ध्यान से समझेंगे और इसको नोट भी करते चलेंगे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। यह सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सिल्क रूट पर राजाओं का नियंत्रण आवश्यक था, क्योंकि लुटेरे से बचना तो ज़रूरी था, नहीं तो रास्ते में ही उन्हें लूट लिया जाता था। दूसरा, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। अगला है, इनके एक शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तों तक जाती थी। यह गलत स्टेटमेंट है। याद रखने की बात क्या है कि इसमें सिंधु नदी के मुहाने तक के पत्तों तक जाती थी, न कि नील नदी के मुहानों तक। याद रखिएगा, सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यह गलत है। यह नील नदी के मुहाने तक जाती थी, यह गलत है, जैसे कि यह सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। अगला पॉइंट था, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यह भी सत्य स्टेटमेंट है, यानी ए, बी और डी सही स्टेटमेंट है, केवल सी गलत है। तो इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ी इतनी बातें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कनिष्क के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। पहला, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। दूसरा, कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। ये तीनों स्टेटमेंट यानी ए, बी और डी सही हैं, जबकि सी वाला स्टेटमेंट गलत है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। आपको इस बारे में कुछ जानकारी और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुषाण ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, बिल्कुल याद रखने की बात है, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष, आपको यह याद रखना है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ लिखा हुआ था कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। जिन लोगों ने अभी पहले प्रश्न की व्याख्या को ध्यान से सुना होगा उनको इनका आंसर एक बार में ही क्लिक कर गया होगा। इसका आंसर होगा अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में रचित है। इसके रचनाकार अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और बौद्ध विद्वान जिन्होंने जितनी भी रचना करना शुरू की वो संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में ही विद्यमान थे यानी रहा करते थे। तो इस तरह जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हो और भी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप में दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा कथन है, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आ गया। ये दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्चुअली बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने की बजाय महायानी लोग जो है शिक्षा देने एवं मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझने लगे। यानी धीरे धीरे लोगों ने सांसारिक परिवेश में रहकर ही ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा। धीरे धीरे जो हुआ, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय सी हो गई, यानी लोगों में यह प्रचलित हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। इनका विस्तार एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक भी विस्तारित हुआ था। इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर हैं। प्रश्न संख्या 11, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं प्रचलित था। आरंभिक रूप कहीं प्रचलित था। इसका कथन कौन सा सही है, सो पूछा जा रहा है। इसका दोनों कथन सही है, ऑप्शन 1 और 2। इसका ऑप्शन सी जो सही होगा। आपको बताऊं, यह जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वह दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अलावा अन्य भागों में भी हुआ था। इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की कहीं अधिक प्रचलित थी। थेरवाद कहीं अधिक प्रचलित थी, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। थेरवाद जो था बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 12, भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री, बौद्ध यात्री का कालक्रम सही क्या है? उस सही क्रम को चुनना है। आपको जानना है कि हमारे यहाँ अनेक तीर्थयात्रियों का आगमन हुआ है, जो कि एक इतिहास जानने के साधन के रूप में भी विकसित हुआ है। तो इसके आपके सही क्रम बताने हैं। तो पहला है फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद ईत्सिंग। याद रखिएगा, पहले फाहियान आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, उसके बाद ईत्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत की यात्रा पर फाहियान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आए, जबकि ह्वेनसांग 1400 वर्ष पूर्व आए और उसके बाद ईत्सिंग लगभग 50 वर्ष बाद भारत आए थे। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों पर घूमे थे, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विष्णु के 12 रूप के मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। विष्णु के 12 रूप की मूर्ति एरन, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूप धारण किया था। यहाँ पर पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 14, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ कुछ बात ध्यान में रखना है आपको। पहला ऑप्शन है, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। कौन सा कथन सही नहीं है, सो पूछा गया है। तो मौर्योत्तर काल में हुई थी, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई, यह भी सही बात है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, यह गलत स्टेटमेंट है। यह याद रखने की बात है कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, न कि आडंबर पर। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न, भक्ति मार्ग ही मानते थे कि उन्हें आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। कथन और कारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कथन है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। दूसरा कारण बताया गया, केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। ये कथन और कारण दोनों सही, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए होगा सही। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया से ईसाई धर्म का उदय हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को ईश्वर इस संसार का उद्धारक बताया, यानी ईसा मसीह ने इस संसार का उद्धारक बताया था। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गई। आपको पता है, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले से ही ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आ गए, और वे केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से ही आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ए सही माना जाए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर। आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब है दक्षिणापथ के स्वामी, ये जो 7 वाहन शासक, ए का 3 होगा। मूवेंदार, अभी आपने देखा था मूवेंदार, जो कि चोल, चेर और पांड्य। मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया, चोल, चेर और पांड्य। ऑप्शन नंबर 5 होगा। मिलान करें 5। अश्वघोष जो था बुद्ध चरित्र से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर 1। बोधिसत्व
यानी ऑप्शन नंबर 2 महायान बौद्ध धर्म, और वेनशांग सातवाहन शासक यानी ऑप्शन नंबर 4 वेनशांग लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चीनी यात्री वेनशांग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से इसके जो ऑप्शन हैं वह इस तरह से मिलान करें आप, पहले 3, 5, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। अगले प्रश्न की ओर हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर है। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना एक ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति की गई थी। इसका कथन केवल एक सही है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। आपको बताऊं 1935 के भारत सरकार कानून के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता के आधार पर नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, साथ में प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित था। इस कानून के द्वारा केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें रजवाड़ों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता था, जबकि वह उन्हें वहाँ के शासक ही मनोनीत किया करते थे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी और भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 22। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? आपके ऑप्शन है 5, 11, 6 और 9। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9। 1935 के भारत सरकार कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्दी ही लागू कर दिया गया। यानी संघीय पक्ष को लागू नहीं किया गया, लेकिन प्रांतीय पक्ष को लागू कर दिया गया। इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ था। बाद में कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने की प्रक्रिया का निर्णय भी लिया था, और साथ में गांधी जी ने इस चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया था। फरवरी 1937 में चुनावों में कांग्रेस ने अधिकांश भागों में जीत हासिल की थी। प्रांतों में उनका जीत हासिल हुआ, कांग्रेस को सफलता मिली। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बाद में 2 प्रांतों में साझा सरकारें बनी, और इस तरह से कुल 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई गई, जिसमें 7 में पूर्ण बहुमत मिला था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई और भी ध्यान में रखिए। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी? आपके ऑप्शन हैं असम, बम्बई, पंजाब और बंगाल। आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और बंगाल। 1937 के प्रांतीय चुनाव में केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सका था। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया था, एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिएगा कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। निर्विरोध का मतलब होगा उनका विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ, और उन्हें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़े हुए ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू एवं जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव एवं स्वामी सहजानंद। आपके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? इनका संबंध किसान संगठन से था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसान संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उन्होंने पहला अखिल भारतीय किसान संगठन 1936 में बनाया था। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1935, 1938, 1940, 1942। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की थी
स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान का नाम एक अलग राज्य बनाया जाए, यानी पाकिस्तान नाम से एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी में वामपंथियों का वर्चस्व, कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में के समय भारतीयों को उनके बिना परमिशन, सहमति के बिना, कंसर्न के भारत को युद्ध में शामिल करना एक मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 29, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसे चुना था? इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान में रखिए। 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर ही सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था, जिसमें याद रखिएगा कि कुछ ही लोग उसमें थे, जिसे सीमित इसलिए रखा गया देश में व्यापक उथल पुथल न हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत में संपूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2, यानी 1 और 2 दोनों। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इस मिशन की स्थापना स्टैफर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, यानी ये दोनों सही है, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आपको बताऊं, क्रिप्स लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे स्टैफर्ड क्रिप्स। तीसरा जिसका जो कथन है वो असत्य है। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था। फिर भी क्रिप्स और कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई थी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 31, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले डोमिनियन स्टेटस के विरुद्ध प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का प्रस्ताव, भारत छोड़ो का प्रस्ताव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई थी, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 32, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? यह कथन किस स्टेटमेंट, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिए 8 अगस्त 1942 की रात, जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा मैं आपको छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। याद रखिए 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ यह स्टेटमेंट। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 33 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। दूसरा, यह एक हिंसक आंदोलन था। तीसरा, उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया। इसका कथन कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी होगा 1 और 2। पहला, यह स्वतः स्फूर्त था, यानी खुद एक्टिव हो गई। हिंसक आंदोलन था। ये दोनों, यानी 1 और 2 को दोनों कथन है सही। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है बलिया, झांसी, मिदनापुर और सतारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। बलिया में, मिदनापुर में और सतारा में, झांसी को छोड़ करके। आपको बताऊं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और बम्बई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बना ली थी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 35, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक।
1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस एवं उनके इस वामपंथी समर्थक ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। याद रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। अगला प्रश्न, लाल किला मुकदमा कौन कौन से सैनिक शामिल थे? लाल किला मुकदमा पे कौन कौन से सैनिक शामिल थे? जनरल मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज, जीएस ढिल्लो और प्रेम सहगल। इसका सही जवाब होगा शाहनवाज, जीएस ढिल्लो और प्रेम सहगल, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विशाल जन प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में ही भलाई समझी थी। अगले प्रश्न की ओर, 37वां प्रश्न, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला मुकदमा। अब आपको देखना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसका क्रम सही होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में। इस तरह से 42 में दो हुए थे, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। लाल किला मुकदमा उसके बाद, नौसेना विद्रोह उसके बाद। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। 38वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में निम्नलिखित नीचे कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। दूसरा, इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। इसका सही जवाब होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी ब्रिटिश सरकार, याद रखना है, ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। जबकि दूसरा, 2 स्तर वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया गया, जिसमें आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्ता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकेगा। तीसरा, कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता है और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार विषयों पर नियंत्रण होता। साथ ही प्रांत एवं उनके अपने क्षेत्रीय संगठन भी बने रह सकते थे। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी और भी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेट एटली, ऑप्शन ए ही सही है इसका। याद रखिए, भारत की जब स्वतंत्रता हो रही थी उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से जुड़े रखें। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो। थैंक यू।